नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल दो कदम का फासला था, जिसकी राइटर है मरियम साजिद। उसके ये लास्ट और सेकंड पार्ट है और होपफुली कि आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड और लास्ट एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो सोते में उठकर बैठ गया था। अचानक दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, इतने ज़ोर से कि वो अपने दिल की आवाज़ अपने कानों से सुन रहा था। पता नहीं क्या देखा था उसने ख्वाब में, उसे याद नहीं आ रहा था, मगर दिल अंदेशों का शिकार हो रहा था। उसे लगा जैसे उसे रानिया ने पुकारा हो। उसने फ़ौरन उठकर कंप्यूटर ऑन किया और अब ईमेल चेक करने लगा, मगर वहाँ कोई मेल नहीं थी। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया और बेड पर वापस आ गया, लेकिन अब वो सो नहीं सकता था। दिल सख्त घबराहट का शिकार था। उसके साथ क्या हो रहा था और क्या होने जा रहा है, वो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रही थी। पथराई हुई नज़रों से उसने अपने बाएं हाथ को देखा, जिसकी उंगली में एक खूबसूरत सी अंगूठी जगमग कर रही थी। एक अंगारा था जो उसकी उंगली से लिपटा हुआ था, जिसकी तपिश से उसका सारा वजूद जलकर खाक हो रहा था। और सितम तो ये था कि ना वो रो सकती थी और ना चीख सकती थी। सारे जज्बात बर्फ हो चुके थे, सलाहियतें मफलूज होकर रह गई थी। आखिर ये क्यों हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता था? अभी कुछ देर, हाँ कुछ ही देर पहले उसकी अम्मी, पुप्पू और चचियाँ आई थी और उसे ये अंगूठी पहनाकर उसे मरने की नवीद सुनाई थी। हाँ तो और क्या, मरने की ही तो खबर लेकर आई थी वो। हमज़ा की जगह उसकी किसी और से मंगनी हो रही थी, बल्कि हो गई थी, और वो कुछ कर नहीं सकी। ये तो तुम्हारे अब्बा का फैसला है, उन्होंने खुद तुम्हारा रिश्ता तय किया और अगले माह तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी गई है। अम्मी ने माथा चूमकर उसकी तकलीफ में इजाफा किया। जब तय कर ही दी गई है तो फिर शादी वाले दिन ही बताना था ना, इतनी जल्दी क्यों मुझे बता दिया? उसने कड़कर सोचा था। बाहर अंधेरा हो गया, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? राबिया सदा की लापरवाह अभी भी वैसी ही थी। कितनी कठोर है ये लड़की, रानिया ने बेहद गुस्से से उसे देखा। राबिया आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पास है और फिर पंजों के बल उसके सामने बैठ गई। तुम क्या समझती हो, मुझे कुछ खबर नहीं? राबिया के लहजे में ऐसी संजीदगी थी जो पहले कभी रानिया ने महसूस नहीं की थी, इसीलिए फ़ौरन मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या मालूम मैंने तुम्हारे और हमज़ा के लिए कितनी दुआएं मांगी थी, मगर रानिया एक चीज़ होती है तकदीर। तकदीर में जो कुछ लिखा वो होकर रहता है, ये एक हकीकत है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझते और ज़िंदगी में हमेशा ख़वार होते रहते। तुम भी बस अपना मामला खुदा पर छोड़ दो, इस यकीन के साथ वो जो फ़ैसला करेगा तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। रानिया बेटे, ये कपड़े पहन लो, कुछ तस्वीरें बनानी है। मंजली चाची उसके कपड़े और ज्वेलरी वगैरह राबिया को देकर चली गई। उठो रानिया। राबिया ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और वो किसी रोबोट की मानिंद उठ खड़ी हुई। मोहल्ले की चंद लड़कियों और घर वालों के साथ उसने किस सबके साथ तस्वीरें बनवाई, और जो नुमाइशी मुस्कुराहट उसके लबों से चिपकी हुई थी वो उसके हौसले की आखिरी हदें थी। और तन्हाई मिलते वो तमाम हदें, वो तमाम बंद टूट गए। वो फूट फूट कर रो दी, हमज़ा खुदा के लिए लौट आओ, वरना तुम्हारी रानियाँ मर जाएगी। अचानक रोते रोते वह चौंकी, फिर तेज़ी से उठी और अपनी अलमारी में कुछ तलाश करने लगी। मुदस्सिर बड़े मगन से अंदाज में कोई गाना गुनगुना रहा था। कोई बहुत पुराना गाना था जो कभी उसका भी पसंदीदा होता था, मगर अब तो अरसा हुआ था ना कभी कोई गाना गुनगुनाने को चाहा था और ना ही सुनने को। अब वो वही गाना सीडी प्लेयर पर लगा चुका था। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मट्टी आई है। खैरियत, आज तुम्हें क्या दौरा पड़ गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। और आज तो तस्वीरें भी भेजी हैं उमर ने, सब इतने बड़े हो गए हैं। वहाँ रिबा वगैरह, अम्मी कह रही थी कि वापस आ जाओ, बहुत पैसा कमा लिया, अब देखो कब प्रोग्राम बनता है और पता नहीं है भी या नहीं। उठकर कंप्यूटर ऑन करने लगा। और हाँ याद आया, तुम्हारी किसी कज़न की मंगनी भी हो रही है, या शायद नहीं हो चुकी है, और कुछ दिनों तक शादी की डेट भी फिक्स हो रही है। उसकी नज़रें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जमी हुई थी। हमज़ा भी कुर्सी घसीट कर उसके करीब बैठ गया। कौन सी कज़न की? आयशा या राबिया की? उसने सोचा। पता नहीं, तस्वीरें तो भेजी हैं उमर ने, देख लो। कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुदस्सिर की फैमिली की तस्वीरें आ रही थी। ऐसा करो, तुम ज़रा तस्वीरें देखो, मैं ज़रा मार्केट से दूध ले आऊँ। कितनी देर से सोच रहा था कि जाऊँ। मुदस्सिर अपनी सीट छोड़कर उठा तो हमज़ा ने तेज़ी से वो सीट संभाल ली थी। उसे यकीन था कि मंगनी चाहे राबिया की हो या आयशा की, रानिया की तस्वीर ज़रूर साथ होगी। कितने अरसे बाद वो उसे देखेगा, ये तसव्वुर ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आया था। मगर ये क्या, उसे लगा कि उसकी नज़रें धोखा खा रही हैं, या फिर स्क्रीन के साथ कुछ मसला हो गया। उसने पहले अपनी आंखें साफ की, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को रगड़ डाला, मगर मंजर वहीं का वहीं रहा। रिबा के साथ आयशा खड़ी थी और दाएं तरफ
हाथ हानिया अपी कासिम को उठाए हुए और उसके साथ राबिया, और उन सब के दरमियान वो रानिया थी, हल्के से काम वाले सब्ज रंग के कपड़ों में। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी रानिया थी। उसने तस्वीर को जूम करके देखा, मगर चेहरे के नकूश वहीं थे, बिल्कुल वैसे के वैसे। हाँ, उसकी आंखों में तैरता कर्ब वो एक नज़र में देख चुका था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान नुमाइशी थी, और उसके पीछे कितने आंसू रुके हुए थे ये भी वो जान चुका था। मेरी रानिया मेरी ज़िंदगी में किसी और की हो जाए, नामुमकिन। मुदस्सिर जब वापस आया तो उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था और हमज़ा कहीं भी नहीं था। कंप्यूटर पर रानिया का चेहरा सजा हुआ था। एक गहरी सांस लेकर उसने कंप्यूटर बंद किया और अपार्टमेंट लॉक करके बाहर निकल गया। अगले दिन वलीद और हारिस के जाते वो उनके कमरे में आ गए। उसकी मुट्ठी में एक चिट दबी हुई थी। उसने कहा था कि जब कभी ज़िंदगी तंग होने लगे तो पुकार लेना, मगर मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो रही है। अब तो मेरा हक बनता है हमज़ा कि मैं तुम्हें पुकारूं, तुम्हें आवाज़ दूं, तुम्हारी मिन्नत करूं। हमज़ा, खुदा के लिए आ जाओ। वो जल्दी जल्दी कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगी। वो किस रफ्तार से भागता हुआ अपने अपार्टमेंट में आया था उसे अंदाज़ा नहीं था। वो रास्ते में कितने लोगों से टकराया था, कितने लोगों से उसने झुड़कियाँ खाई थी, कितनी दफ़ा उसे ठोकर लगी थी। उसके पास शुमार करने की फुर्सत नहीं थी। अभी गुलों में खुशबू बाकी है, अभी पतझड़ छाया नहीं, अभी वक्त बाकी है, अभी पत्ते भी कुछ हरे हैं। कुदरत ने उन्हें अभी जड़ लिबास पहनाया नहीं, चौदहवीं का चांद अभी गहनाया नहीं, बादल बरसा नहीं, अभी सावन आया नहीं। जाने वाले मुसाफिर लौट आओ, सिर्फ तुम्हारे लिए रूह ने जिस्म से राब्ता तोड़ा नहीं, सिर्फ तुम्हारी खातिर बहार ने कुछ मोहलत मांगी है खिज़ा से, अभी मोहलत बाकी है, अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी सब कुछ तुमने गवाया नहीं। तुमने कहा था ना जब ज़िंदगी तंग हो जाए तो पुकार लेना। तो हमज़ा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है, प्लीज़ जहाँ भी हो लौट आओ, वरना वो मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी। उसके सामने रानिया की मेल खुली हुई थी जो शायद 2 दिन पहले भेजी गई थी। उफ़ खुदाया, मैं कैसे इतना लेट हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मैं वो रोज़ाना अपना मेल बॉक्स चेक करता था सिर्फ इस मेल की खातिर, और अब वो बार बार उस मेल को पढ़ रहा था और उसका दिल बार बार नए सिरे से तारीकी में डूब जाता। क्या हुआ था तुम्हें, इस तरह क्यों भाग आए? मुदस्सिर भी शायद उसके पीछे ही निकल पड़ा था। मुदस्सिर, मैं वापस जा रहा हूँ, वो कंप्यूटर को बंद करके बोला। कहाँ? उसने बेमानी सा सवाल किया था, हालांकि वो जानता था कि वो कहाँ जाने की बात कर रहा था। पाकिस्तान। लेकिन तुम तो कहते थे। बकवास करता था मैं, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, पागल हो गया था मैं, उसने धाड़ कर कहा। मुदस्सिर, अगर मैं अब भी पाकिस्तान न गया तो ज़िंदगी में दोबारा जाना ना जाना मेरे लिए बराबर होगा। तुम किसी से कहकर मेरी वापसी की सीट कंफर्म करवा दो, जितनी जल्दी हो सके मैं वापस पहुंचना चाहता हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कोई जादुई छड़ी घुमाए और अगले लम्हे में वो पाकिस्तान में हो। लेकिन यार, अब तो उसकी मंगनी होगी, अब जाने का क्या फ़ायदा? मुदस्सिर को अंदाज़ा हो गया था कि उसके इस अचानक फैसले की वजह कौन है। मंगनी हुई है ना, निकाह तो नहीं हो गया, और अगर हो भी गया होता तो मैं तब भी जाता। आखिर रानिया ने उसे पुकारा था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुदस्सिर ने एक नज़र उसके हुलिये पर डाली। ब्लैक पैंट पर घुटनों की जगह पर काफ़ी मट्टी लगी हुई थी, जैकेट की कुनियाँ बिखर दलूद थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल अंगारा। चंद लम्हों में उसकी हालत क्या हो गई थी। चंद लम्हों बाद वो उठकर चला गया। हमज़ा की ज़हनी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे रुकने या बैठने को कहता। वो जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगा। बड़े से सूटकेस में उसने अपने सारे कपड़े ढूंढ से, अपने डॉक्यूमेंट, चेक बॉक्स, और आखिर में एक दराज खाली करते हुए उसकी नज़र एक पैकेट पर पड़ी। ओह, वो पिंक और वाइट कंट्रास्ट का वही जोड़ा था जो उसने यूं ही खरीद लिया था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना कि मैं वक्त पर पहुंच सकूं। उसने दिल से दुआ मांगी। जब वो तमाम पैकिंग कर चुका तो उसी वक्त मुदस्सिर को फ़ोन आया। यार, मैंने पता करवाया, सारी फ़्लाइट्स बंद हैं मौसम की ख़राबी के बायस। लेकिन यार, फिर तो बहुत देर हो जाएगी, प्लीज़ कुछ कर, मैं पूरी ज़िंदगी तेरा एहसानमंद रहूँगा, खुदा के लिए। वो बाकायदा उसकी मिन्नतें करने लगा। ओहो हमज़ा, क्या हो गया यार? यार थोड़ा हौसला करो, जहाँ इतने साल दूर रहे हो, अब चंद दिन और इंतज़ार कर लो। मुदस्सिर ने उसे तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं बड़े मामू से माफ़ी मांग लूँगा, उनके पाँव पड़ जाऊँगा, मानी की मिन्नतें करूँगा। 2 आंसू साफ करते हुए बुड़बड़ाया। रानिया, मैं तुम्हें मांग लूँगा, किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करूँगा, मुझे जो भी सज़ा झेलनी पड़ी तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए झेलूँगा। वो जो कुछ उन लोगों के साथ करके आया था, उसे यकीन था वो वहाँ उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, और ज़हनी तौर पर वो इस सब के लिए तैयार था। फ़ोन की घंटी दोबारा बजी तो उसने लपक कर उठाया। अगर मौसम ठीक हुआ तो ठीक 6 दिन बाद तेरी सीट कन्फर्म है। मुदस्सिर ने उसे ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि वो अपने घर वालों के साथ क्या कर रहा था और कितना गलत कर रहा था, मगर अब पछताने से क्या होना था। गुज़रे लम्हों की तलाफ़ी मुमकिन नहीं थी। हाँ, मगर वो खुद को मुस्तकबिल में पछताने से बचा सकता था। लड़के के बारे में उन तीनों को सिर्फ इतनी मालूमात मिली थी कि इकलौता है, बाप नहीं है, और उसकी माँ ने बरी की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी है। अब रोज़ाना बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे, मगर आयशा और राबिया
दोनों ही इस खरीदारी में शिरकत न करती। रानिया को देख देख कर खुद उन्हें अपना आप भी मुजरिम सा लगता था। अब भी वो दोनों दुपट्टों पर गोटा टांग रही थी, क्योंकि घर पर रहकर कोई काम तो करना ही था, वरना सब उन्हें भी बाजार में घसीट लेते। मेहंदी का जोड़ा भी घर पर बनाना था। पुप्पो पूछ रही है कि बारात वाले दिन तुम क्या पहनोगी, लहंगा, साड़ी या राजस्थानी फ्रॉक वगैरह। आयशा दरवाजे में खड़ी उसकी पसंद पूछ रही थी। कफन लफ्ज़ सरसराते हुए उसकी ज़बान से निकले थे। पास बैठी राबिया ने दहल कर उसकी तरफ देखा। ऐसे नहीं कहते। फिर वो आयशा की तरफ मुड़ी। यार, बारात पर तो लहंगा ही अच्छा लगता है। हाँ, वलीमे पर वो खुद देख लें। फिर वो कुछ सोचकर बोली, और हाँ, अगर रेड और ऑरेंज कम्बिनेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इस बात पर आयशा ने उसे घूरा और रानिया तो जैसे साकित सी रह गई। ये कलर्स, ये तो हमज़ा के फेवरेट थे और इसीलिए तो वो खुद भी ज़्यादातर यही कलर्स पहनती थी। यार, घर में हानिया आपी के बाद दूसरी शादी है, मगर कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। कपड़े टांगते टांगते राबिया बेजारी से बोली। वो इसलिए कि दोनों तरफ की तैयारी हमें करनी पड़ रही है। वैसे अम्मी ने बताया ही नहीं, वो हमारे दूल्हा भाई रहते कहाँ हैं। पिछले दिनों काफ़ी रिश्ते आए थे तुम्हारे, पता नहीं किसको शर्फ़ कबूलियत बख्शा गया। आयशा अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछते हुए पास आकर बैठी। रानिया कोई जवाब दिए बगैर मुंह फेर कर बैठ गई। राबिया ने उसके मूड को देखते हुए मौजू बदल डाला। आयशा, राबिया इधर आओ ज़रा। हानिया की आवाज़ तकरीबन यकीनन दादों के कमरे से आ रही थी। फिर एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं करने देती यहाँ। आयशा झुंझलाई, बेचारी अभी तो आकर बैठी थी, फिर से उठ खड़ी हुई। कमरा खाली हो गया था। रानिया ने गर्दन मोड़कर देखा। कारपेट पर कितने ही रंग बिरंगे कपड़े फैले हुए थे, एक से एक कीमती और नफीस। यकीनन उसके ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे, मगर उसे इनसे कोई सरोकार नहीं था। हमजा के बगैर जीने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो घर छोड़कर गया था तो उसने दिल को समझा लिया था कि आना तो उसने घर में वापस ही था, मगर अब तो सब कुछ ख़त्म होने जा रहा था। अब अगर वो वापस आ भी जाता तो यहाँ उसके लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। इन सब लोगों ने कितनी जल्दी, कितनी आसानी से हमजा की जगह किसी और शख्स को दे दी थी, कितनी सहूलत से किसी और शख्स को उसकी जगह में दाखिल कर दिया था, और वो चुपचाप तमाशा देख रही थी। मगर ये दिल हमजा की जगह किसी और को देने पर कतई रज़ामंद नहीं था। पता नहीं क्यों किस उम्मीद पर उसने हमजा को ईमेल की थी। पता नहीं उसे अपना किया हुआ वादा याद भी होगा या नहीं। दिमाग अपनी तावील घड़ रहा था और इस दिल के भी क्या कहने, हमेशा की तरह खुशगुमानियों का मस्कन बना हुआ था। पता नहीं मेरा दिल इतना ढीठ क्यों है, सुनकर ही नहीं देता, मानता ही नहीं। आखिर क्यों मैं उस शख्स के पीछे ख्वार हो रही हूँ। वाह जी वाह, क्या ठाठ है मोहतरमा के। राबिया एक ट्रे में जग और ग्लास लेकर अंदर आई थी। वैसे एक बात बताओ, ये दुल्हन बनने से पहले लड़कियां अपने हाथ पाँव क्या गिरवी रखाती हैं। उसने शरबत ग्लासों में डेलना शुरू कर दिया। क्या मतलब? वो भी उठकर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। मतलब ये कि इतनी देर से फारिग बैठी हो, तुमसे इतना ना हुआ कि कम से कम एक जोड़ा ही टांग देती। आखिर को तुम्हें ही पहनने हैं। राबिया बात मुकम्मल करके अपने हिस्से का शरबत फटाफट चढ़ा गई। उफ खुदाया, पहले ही इतनी गर्मी, ऊपर से ये लोड शेडिंग। वो दुपट्टे से अपना पसीना साफ करने लगी। और ये तुम्हें भी गर्मियों में शादी करवानी थी। बात तो मुँह से निकल गई थी और अब वो पछता रही थी, क्योंकि रानिया का चेहरा एकदम तारीकी में डूबा हुआ था। अगर मेरा बस चलता ना राबिया बीबी, तो मैं कभी शादी ही ना करती, मगर यहाँ वालिदैन के भी अपने मसाइल होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम लड़कियों के जिस्मों में दिल ही नहीं होना चाहिए। खामखा सारी ज़िंदगी से एक मोहब्बत के नाम पर बर्बाद करो और फिर हासिल भी कुछ ना हो, फिर आखिर में खाली दिल खाली दामन लिए किसी और की ज़िंदगी तबाह करने चल पड़ो। वो अपने खाली हाथों को देख रही थी, जिन पर उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू टपाटप गिर रहे थे। क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, क्यों? वो राबिया से पूछ रही थी, जो दिल ही दिल में खुद को कोसने में मसरूफ़ थी। शाम तक हानिया आपी, पुप्पो वगैरह बाजार से लौटी थी। उसका ब्राइडल ड्रेस भी ले आए थे। वो लोग वही रानिया वगैरह के कमरे में सारी चीज़ें देखी जा रही थी और रानिया न जाने किस दुनिया में गुम थी। अचानक हानिया आपी ने आगे बढ़कर उसके ऊपर भारी काम वाला दुपट्टा डाल दिया। वो चौंक उठी। रेड ऑरेंज कंट्रास्ट का गोल्डन काम वाला दुपट्टा उसके सर पर घूंघट सा बना रहा था। देखिए तो ज़रा किस कदर प्यारी लग रही है। हानिया आपी ने उसे खुद से लिपटा लिया। पुप्पो ने भी उसे नज़र भर के ना देखा कि कहीं खुद उनकी नज़र ही ना लग जाए, इसलिए वो उठकर बाहर चले गए। ये लोग भी किस कदर खुदगर्ज हैं। पुप्पो का दिल जलाने के लिए हर काम में उन्हें भी घसीट लेते हैं। पुप्पो किस हौसले से ये सब बर्दाश्त कर रही होंगी। लब काटते हुए वो अपने आंसू अंदर ही अंदर उतार रही थी। बाहर आरफा बेगम अपने रब के हजूर सजदा रेज़ थी। मालिक मेरा भरम रखना। आज उसका इस मुल्क में आखिरी दिन था। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मौसम ठीक हो गया था और कल उसकी फ़्लाइट थी। बहुत से लोग हैरान हुए थे कि 3 साल के इतने कम अरसे में उसने इतना रुपया कैसे जमा कर लिया था। इतना तो लोग कितने सालों में जमा करते हैं। अब वो उन्हें क्या बताता कि उसने यहाँ 3 साल किसी मशीन की मानित काम किया था। घटिया से घटिया काम भी उसने बड़ी खुशी से किया था, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उसने हर वो काम किया था जिससे वो पैसा हासिल कर सकता हो।
हाँ, मगर ये ख्याल ज़रूर रखा कि वो किसी नाजायज़ काम में शरीक ना हो। पिछले चंद दिनों में उसने बहुत से काम किए थे, ऑफिस से रिज़ाइन किया था, बैंक के मामलात निपटाए थे और कल उसने सब लोगों के लिए ख़रीदारी भी की थी। कार्ड छप कर आ गए थे मगर किसी को दिखाए नहीं गए। या अल्लाह, इतनी भी क्या पर्दादारी। आयशा झुंझलाई हुई थी। उसकी कज़न की शादी थी, ना तो उसने दूल्हा देखा था और ना ही उसकी अम्मा हजूर को, और अब कार्ड्स भी छप कर आ गए थे मगर किसी को दिखाए बगैर तायाजान यानी जाहिद साहब के कमरे में मुंतकिल हो गए। आखिर मौसूफ का नाम ही बता दे। कल रानिया को मायूं बिठाया जाना था और 10 दिन बाद मेहंदी, इसके बाद बारात और फिर वलीमा। बस उन्हें इतनी सी मालूमात दी गई थी तो फिर वो झुंझलाती ना तो और क्या करती। उस दिन आखिर उसने जाहिद साहब के कमरे में छापा मारने का प्रोग्राम बना लिया। इन वक्त पर राबिया भी साथ हो ली। आखिर हम भी तो देखे कहाँ के प्रिंस चार्मिंग है मौसूफ, और वो भी इतने पर्दादार। कार्ड खोलते हुए वो बुड़बुड़ाई, लेकिन कार्ड खुलने के साथ उनके मुंह भी खुल गए। रानी, उनकी चीख अभी ऊंची नहीं हो पाई थी कि किसी ने पीछे से आकर आयशा के हाथों से कार्ड ले लिया। वो दोनों एक साथ पलटी। वलीद। आयशा का खुला मुंह बंद करके वलीद ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। ये हैरत की ज्यादती की वजह से उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। बस मैंने कहा ना, खामोश। वलीद के लब हल्के से मुस्कुराए तो उन दोनों के सीने से जैसे बोझ उतर गया। अब वो भी खुलकर मुस्कुराई। उपटन की खुशबू से उसका सर फटा जा रहा था। आज उसे मायूं बिठाया गया था, लेकिन वो देख रही थी कि पूरी हवेली पर एक अनजानी सी परेशानी छाई हुई है और वो महसूस कर रही थी कि ये परेशानी उसकी मतवक्का ससुराल की तरफ से है। मगर अब क्या हो सकता था। पहले तो सब इतने खुश, वो सोचना नहीं चाह रही थी और फिर भी सोच रही थी। आज पुप्पो ने हमजा का कमरा साफ़ किया था। वो हर हफ्ते न जाने किस उम्मीद पर उसका कमरा साफ़ करती थी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी दिन अचानक बगैर बताए आ जाएगा। खैर, माँ थी वो तो सारी उम्र भी इस उम्मीद पर गुजार सकती थी, मगर उसके पास अब ना कोई आस थी ना उम्मीद। सावन का महीना शुरू हुए कितने दिन हो चुके थे, मगर बारिशें जैसे रूठ गई थी। आज भी आसमान पर सुबह से बादल छाए हुए थे, मगर बरसने के मूड में नहीं थे। कभी यही मौसम कितनी खुशियां लेकर आता था, मगर अब रानिया इन बादलों को देखती और फिर इनके कभी न बरसने की दुआएं करती। ये मौसम, ये बरसात उसके ज़ख्मों को हरा कर देती थी। शाम को हल्की हल्की बारिश शुरू हो ही गई। लड़कियों का भी मूड बदला। शादी के गानों के बजाय बरसात के गीतों से हवेली गूंज रही थी। हन साजन झूला झूली, मैं वादा कैसे भूलूं, मैं पंख लगा कर आया, सावन का मौसम आया। उसका दिल चाहा कि कानों में उंगलियां दे दे, मगर कान बंद करने से क्या होना था। दिल से आती आवाज़ का वो क्या करती। साजन मेरा इस बार है, मिलने को दिल बेकरार है। या खुदाया, क्या मेरी सारी बर्दाश्त आज ही आजमानी है। उन लोगों ने वो उठकर बाहर चली गई, मगर बरामदे से फिर भी आवाज़ें आ रही थी। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। अब उसे इन लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमजा की मगन से आवाज़ उन सब पर हावी थी। ऐसी ही रात थी, ऐसा ही मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वो सबके दरमियान बैठा आंखें बंद किए हुए गा रहा था। वलीद, हारिस, आयशा, राबिया और अदील वगैरह के कब्जे में था ढोल। वो अपने अपने राग अलाप रहे थे। अचानक उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। वो जो बाहर जाने लगी थी वहीं बेड को पकड़े नीचे बैठती चली गई। धड़कन की आवाज़ बहुत वाज़ेह थी, मगर ये उसकी धड़कन तो नहीं। तो फिर उधर बाहर घंटी बजी और फिर बजती ही चली गई। अंधेरे में कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो महसूस कर रहा था कि 5 बरसों में यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ हो गई। वो हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। तेज़ बारिश ने उसे भिगो डाला था, मगर वो अंदर जाने की हिम्मत खुद में नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने किस मुंह से जाता। 3 साल पहले ये घर छोड़ते हुए उसने इस हवेली के मकीनों के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था, और आज आंखें बंद करके उसने बेल दे दी थी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और फिर चौथी। अंदर से आती ढोलक की आवाज़ बंद हो गई और उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अरे भाई रुको, बेल पर हाथ रखकर भूल गए हो क्या। वो पहचान सकता था ये आवाज़ हारिस की थी, या फिर साथ ही चिपक गए हो। वलीद की आवाज़, हाथ करीब आए। अरे कहीं करंट तो नहीं। वलीद का जुमला मुंह में ही रह गया। करंट तो खुद उसे लग गया। अगरचे उसका आना उसके लिए गैर मुतवक्के नहीं था, मगर दरमियान में 3 साल भी तो थे। हमजा हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार करके आया था। अगर अभी वलीद ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो क्या कहेगा वगैरह वगैरह, लेकिन उछलकर उसके गले लगने वाला वलीद ही था। कहाँ था तू, कहाँ चला गया था हम सबको छोड़कर, कितना ढूंढा हमने। वो उसके गले लगे हुए नम आवाज़ में कह रहा था, इस बात से बेखबर कि बारिश ने उन दोनों को कितना भिगो डाला है। बड़ा बेगैरत है तू, कहाँ कहाँ तुझे तलाश नहीं किया हमने। वो उससे अलग होने को तैयार ही नहीं था। हमजा खुद भी इस इस्तकबाल पर हैरान था। रानिया ठीक ही कहती थी, मैं हमेशा तस्वीर के मनफी पहलुओं को खोजता हूँ। उसने बेख्तियार सोचा, वलीद साहब अब अंदर भी आ जाए। बाहर क्या शादी के लड्डू। बट हारिस जो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ आया था वहीं थम गया। फिर वलीद उससे अलग हुआ तो हारिस ने उसे गले लगा लिया।
तू बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, कोई इस तरह भी नाराज़ होता है? कितना परेशान किया था तूने हम लोगों को। हारिस के मोहब्बत भरे शिकवे ने उसकी आंखों में आंसू भर दिया था। बारिश की वजह से शायद उन तीनों का ही भरम रह गया था। अरे लड़कों, बाहर क्या कर रहे हो? इतनी बारिश में कौन आया है? जाहिद साहब की आवाज़ आई और वो एकदम से अलर्ट हो गया। अभी उन तीनों ने कदम उठाए ही थे अंदर जाने के लिए कि वो खुद ही बाहर आ गए, हाथ में छतरी उठाए हुए। मगर बाहर का मंजर देखकर उनके हाथ से छतरी छूट गई। बारिश की तेज़ बौछार ने उन्हें भी भिगो डाला। हमजा को इसी लम्हे का खौफ था और ये उसके चेहरे से भी जाहिर था। वो बड़े मामू, मैं मुझे माफ़ कर दें। कोई बात उससे जुमला मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा था। आखिर वो कैसे हिसाब देता उन 3 सालों का। थक हार कर उसने नदामत से सर झुका लिया। साहिद साहब ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और मुस्कुरा दिए। अब क्या उल्लुओं की तरह सारी रात यहीं खड़े रहोगे? उसने झटके से सर उठाया और हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखा। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पूछगछ नहीं, कोई ताना, कोई इल्ज़ाम, कोई शिकवा शिकायत नहीं। इतनी जल्दी उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर एक चपत लगाई। गधे, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आया। उन्होंने उसे गले लगा लिया। देखो ज़रा, मुझे भी भिगो डाला, अब फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे। वो मुस्कुराए। आओ अंदर चलो। वो आगे बढ़ गए और उनके पीछे हमजा ने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उस हवेली की दहलीज़ पूरे एतमाद के साथ अबूर की और इस यकीन के साथ कि ये सब उसके अपने हैं, कोई गैर नहीं, और ये मोहब्बतें हक़ है उसका, उस पर एहसान नहीं। आज उसे मालूम हुआ था कि मोहब्बत एहसान नहीं होती, ये मान होती है। वली ने उसका बैग उठाया हुआ था और हारिस ने सूटकेस। आरिफा, आरिफा, जाहिद साहब की पुरजोश आवाज़ हवेली में गूंजी। आरिफा, देखो देखो तो मेरा बेटा वापस आ गया। खुशी उनके लहजे से छलक रही थी। आरिफा बेगम तो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। 3 साल तक जिसकी वापसी की दुआ वो मांगती रही थी, 3 साल तक जिसकी वो उनके सामने था, वो पूरे 3 साल बाद अपने बेटे को देख रही थी। बरामदे में खड़े तमाम अफराद साकित नज़रों से उसे देख रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। अम्मी, आई एम सॉरी। मुझे चटाख 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 लगातार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़े। मर गई तुम्हारी माँ, 3 साल पहले ही मर चुकी है वो, समझे तुम? वो तेज़ तेज़ कदमों से अंदर चली गई। बरामदे में जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। हमजा को तो खुद भी कम अज़ कम अपनी माँ से ऐसी पजीराई की तवक्को नहीं थी। वो वहीं खड़ा होंठ काटने लगा। वलीद आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यार पुप्पो, बहुत रोती रही हैं, बहुत गुस्सा था उन्हें तुम पर। अब आगे हो तो खुद ही उनका गुस्सा उतर जाएगा। फिर सब आगे बढ़कर उससे मिले और वो सब जितनी मोहब्बत से मिलते वो उतना ही ज़मीन में गड़ जाता। आखिर पहले कौन सी पट्टी उसकी आंखों पर बंधी हुई थी कि उसे ये सब मोहब्बतें दिखाई नहीं देती थी। फिर वो दादों से मिलने उनके कमरे में चला आया। कितनी कमज़ोर हो गई थी वो, उसे सीने से लगाकर वो कितनी ही देर रोती रही थी। आओ, अब मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आऊँ, थक गए होगे? वलीद के इस अंदाज पर वो दिल से मुस्कुराया। खुदा के लिए यार, मैंने 25 साल इस घर में गुजारे हैं, मुझे पता है मेरा कमरा कौन सा है। हमजा बेटा, तुम आराम करो, थक गए होगे इतने सफ़र से। बड़ी ममानी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। अरे भाई, आप लोग मुझे क्यों आराम करवाने पर तुले हुए हैं? कोई थका वका नहीं, सफ़र की थकन तो 3 दिन से उतार रहा हूँ। उसे गुप्ता से अंदाज में गोया हुआ। हाँ, आखिर में उसकी आवाज़ ज़रा मध्यम हो गई थी। क्या मतलब? सब बैक वक्त बोले थे। मैं 3 दिन पहले ही आ गया था, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा, तुम समझ रहे होगे कि हम तुम्हारा इस्तकबाल जूतों से करेंगे, मगर यार हमें गंजा दुल्हन। हारिस ने ज़बान दांतों तले दबा ली। वलीद ने उसे आंखें दिखाई और फिर उसकी बात जारी रखते हुए बोला, यार दरअसल हमारी डिक्शनरी में मुहावरे ज़रा चेंज है। मसलन अगर सुबह का भूला रात को वापस आए तो उसकी मुरम्मत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रात 3 साल बाद ही क्यों ना आए। उसकी बात पर सबने बेसाख्ता कहका लगाया, ये सोचे बगैर कि ये कहका किसी के असाब पर हथौड़े की तरह बरसा है। आरफा बेगम रुख मोड़कर उसी के कमरे में बैठी हुई थी जब वो अंदर आया। अम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे और मार लें, मगर यूँ नाराज़ मत हो प्लीज़ अम्मी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने दूसरी तरफ जाकर हकीकतन उनके सामने हाथ जोड़ दिए। आरफा बेगम ने एक नज़र उसे देखा और फिर मुँह फेर लिया। अम्मी प्लीज़। वो घुटनों के बल उनके सामने हाथ जोड़े बैठा था। आरफा बेगम का दिल पिघलने लगा। रुके हुए आंसू उनकी आंखों से बह निकले। अम्मी प्लीज़ इस तरह मत करें अम्मी, इस तरह मत रोइए। वो उनके रोने पर तड़प कर बोला, हमजा तुम्हें घर छोड़ते हुए एक दफ़ा भी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आया था? एक मर्तबा भी तुमने नहीं सोचा कि जिस औरत ने अपनी सारी जवानी तुम पर सर्व कर दी, सारी रंगीनियाँ सारी खुशियाँ खुद पर हराम कर ली, तुम इस उम्र में जब उसे तुम्हारी ज़रूरत है इस तरह छोड़ कर जा रहे हो? क्यों? उनके शिकवे पर खुद उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। बताओ हमजा, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि कम अज़ कम मैं तुम्हारी सूरत देखने से तो महरूम ना रहूं? वो उनकी इस बात पर तड़प उठा था। अम्मी प्लीज़ इस तरह ना कहें, आपसे बढ़कर कोई नहीं। उसने आरफा बेगम के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर चूमे। लेकिन उस वक्त मैं बहुत मजबूर था और यहाँ से जाना ही मेरे हक़ में बल्कि सबके हक़ में बेहतर था।
आरफा बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी जान, अगर मैं यहाँ से ना जाता तो खुद को ख़त्म कर लेता। अपने माजी के बारे में सोचना उसके लिए बहुत तकलीफ देता। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम गलतफहमियाँ, तमाम मफरूज़े, तमाम सोचें उन्हें बताने लगा। तो ये सब, वो अपना सर थाम के बैठ गई। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? अम्मी मैं उस वक्त बेहद कन्फ्यूज़ था। हर शख्स मुझे अपना दुश्मन महसूस होता था, मगर अब मेरे दिमाग से तमाम गुबार छट गया। उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। ओहो, यहाँ क्यों लेट रहे हो? ऊपर बेड पर लेटो। उन्होंने गौर से अपने बेटे को देखा। कितना बड़ा लग रहा था और कितना हैंडसम हो गया था वो, मगर अब उसके चेहरे पर थकन नज़र आ रही थी। उन्होंने घड़ी देखी जो सुबह के 4 बजा रही थी। सारी रात बातों में बीत गई थी। वो उठकर बेड पर लेट गई। अम्मी आपने मुझे माफ़ कर दिया। वो बाहर जाने लगी तो उसने उनके दुपट्टे का पल्लू पकड़कर पूछा था। और आरफा बेगम को, जो अभी कुछ लम्हे पहले वो बड़ा लग रहा था, उस लम्हे एक छोटा सा सहमा हुआ बच्चा लग रहा था जो गलती करके पछता रहा था और आस भरी नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था। हमजा मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी, बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। वो वापस पलटी और उसकी पेशानी को चूम कर बोली। एक अजीब सी ठंडक का एहसास हमजा को अपनी नस नस में उतरता महसूस हुआ। वो सुकून जो कई सालों से खो गया था, अचानक ही किसी गोशे से निकलकर उसके अंदर जज्ब हो गया। बहुत अरसे बाद उसे आंखें बंद करते ही नींद ने आ लिया था। सुबह नाश्ता उसने अपने कमरे में किया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पिछले 3 साल कहीं बीच में आए ही नहीं थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। बहुत कुछ बदलने वाला है, और शायद बदल भी गया था। वो कल से उसके सामने नहीं आई थी और शायद अच्छा ही था, वरना वो दिल को कैसे समझा पाता। वो उसे अपने नाम की अंगूठी पहनाना चाहता था और अब वो किसी और से मंसूब हो चुकी थी। मोहतरम, आप अपने हुजरे से बाहर निकलना पसंद फरमाएंगे? सारा दिन यहीं बसर करने का इरादा है? वलीद ने आकर उसकी सोच की डोर तोड़ दी थी और अब उसके बेड पर उसके करीब ही नीम दराज हो गया था। हमजा बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। वैसे बेटा जी, आपने बहुत रेस्ट कर लिया, अब ज़रा उठकर हमारा हाथ ही बटा दे। किस चीज़ में हाथ बटा दूँ? कप एक साइड पर रख कर वो वलीद की तरफ मुड़ा था। तैयारी में। वलीद की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। कैसी तैयारी? अनजान बनने की गज़ब की अदाकारी की थी उसने, वरना उसका दिल क्या नहीं जानता था कि किस चीज़ की तैयारी में। तुम्हें नहीं मालूम? वलीद ने उससे बढ़कर हैरत का इजहार किया कि एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। भाई रानिया की शादी है, परसों माइयों की रस्म हो गई है, अब 7-8 दिनों तक मेहंदी होगी, फिर बारात और वलीमा, कार्ड्स वगैरह भी छप कर आ गए हैं। वो धमाके पर धमाका कर रहा था। ऐसे बड़े अच्छे मौके पर छापा मारा है तुमने। वो उसके चेहरे के बदलते रंगों को बगौर देख रहा था। वो तो इस उम्मीद पर आया था कि मंगनी की तो कोई शरई हैसियत नहीं होती, वो मामू जान से बात कर लेगा, मगर यहाँ तो शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, बल्कि रस्में भी शुरू हो चुकी थी। और अम्मी से, मैं और मामू जान से बात करना तो यकीनन खुद को उनकी नज़रों में मज़ीद गिरा देता। पहले भी कौन सा वो उनको सुख देता रहा था जो एक नए अजाब से दो चार करता। उफ, उसने अपनी कनपटियाँ दोनों हाथों की उंगलियों से मस ली। क्या हुआ? खैरियत? उसके चेहरे पर अचानक कितनी तकलीफ के तासुरात पैदा हुए थे कि एक लम्हे के लिए तो वलीद भी घबरा गया। कुछ नहीं, बस सर में अचानक ही दर्द उठा है। वो निचला लब होंठों में दबाए साइड टेबल के दराज में कोई टैबलेट ढूंढने लगा। तो किसने मशवरा दिया था इतनी गर्मी में कॉफ़ी पियो? वो फिक्रमंदी से बोला था। ओहो, कुछ नहीं हुआ, अभी ये टैबलेट लूँगा तो आराम आ जाएगा, डोंट वरी। हमजा ने उसे मुतमईन करने की घर से कहा था। हालांकि अब ये दर्द तो सारी उम्र साथ रहना था, और उसी लम्हे उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो ये सब खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेगा। वो राज जो 3 साल पहले उसने नहीं खोला, तो अब क्यों कर उसे फाश करे? और हासिल तो फिर भी कुछ नहीं होना था सिवाय बदनामी और रुसवाई के। वो नहीं जानता था कैसा करते हुए वो कदम कदम पर टूटेगा, पल पल बिखरेगा। एक बात तो बताओ ज़रा। वो सब दादों के कमरे में बैठे हुए थे। उसने कासिम को गोद उठाया हुआ था, जो उसे कुछ ज़्यादा ही फ्री था। उसी वक्त हानिया आपी ने पीछे से आकर उसके कान खींचे। या अल्लाह रहम, वो उस अफ्ताब पर उसके लम्हे के लिए घबरा गया। मेरे बच्चों को अगवा करके कहाँ गए थे तुम, हैं? उन्होंने और ज़ोर से उसका कान मरोड़ा। हाय, मैंने कब अगवा किया था आपके बच्चों को? ये तो खुद अगवा होने के लिए आए थे मेरे पास। और फिर बताइए ज़रा, अगवा करने वाले इतने मज़े करवाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। उसने कासिम को चूमकर हंसते हुए जवाब दिया। और फिर मुझे क्यों नहीं मिले? अब वो उसके सामने आ गई। अरे मुझे क्या पता था कि ये आपके बच्चे हैं, मुझे तो ये इतने क्यूट लगे थे, इसलिए ज़रा लाड शाड कर लिया। बोधे बहाने बनाते हुए उन सबको वही पुराना वाला हमजा लगा। और मुझे क्या ख्वाब में आया था कि ये आपके बच्चे हैं और आप अमेरिका आई हुई हैं। कासिम को गोद से उतार कर वो मज़ीद बोला। बच्चों, ज़राए तो आपके बड़े पक्के थे। हानिया आपी के मुँह से बेख्तियार फिसला और हारिस को खांसी शुरू हो गई। हमजा ने उलझी निगाहों से उन्हें देखा। अच्छा ये तो बताओ कि वहाँ कितनी मेमों के क्यूट बच्चों को लाड शाड करते रहे हो? उन्होंने फ़ौरन ही बात का रुख फेर दिया था। कसम ले ले हानिया आपी, एक को नहीं किया, उसने मिर्ज़ा गालिब वाला जवाब दिया।
हाँ, वो यकीनन तुम्हारे आने के बाद पैदा हुआ होगा। हारिस ने फ़ौरन उसकी बात पकड़ी और उसकी बात पर सब हंस पड़े। देख ले नानो, आपके लाडले पर कैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। वो नानो की गोद में घुसने लगा। अरे अरे पीछे हटो, दादो इतने बड़े बच्चे को गोद नहीं लेती। हानी आपी ने फ़ौरन अपने कासिम को दादो की गोद में डालते हुए उसे पीछे हटाया। ले तो क्या अब मैं फिर से छोटा हो जाऊँ? ये किसने कहा भाई? जैसे मेरा ये पीस मेरे हिस्से का प्यार ले रहा है, तुम भी ऐसा ही कोई इंतज़ाम कर लो। क्या मतलब? हानी आपी की बात पर उसने नासमझी के आलम में उनकी तरफ देखा। मतलब यह कि कब तक कवारा कहलवाने का शौक़ है, अब शादी कर लो। वैसे सच सच बताओ, कहीं ये नेक काम कर तो नहीं चुके? उन्होंने उसे छेड़ा तो वो बदक गया। खुदा का खौफ करो यार, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। शादी करके मैंने बड़े मामू से जूते खाने थे, आखिर वापस तो मैंने यहीं आना था ना। ये बात उसने पूरे दिल से कही थी और अंदर आते जाहिद साहब के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई, अगर कोई दुम छला लेकर आते तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी और तुम्हारी मेम की पटाई लगाता मैं। जाहिद साहब की बात पर हमजा ने झीम कर सर झुका लिया। हानिया बेटा, ज़रा एक गिलास ठंडा पानी तो ले आओ। वो कहकर दादू से बातों में मसरूफ़ हो गए। हारिस और बाकी सब भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए तो वो भी बाहर आ गया। दिल कदमों को कहीं ले जाना चाह रहा था और दिमाग कहीं। आखिर वो रानिया के कमरे के सामने आकर रुक गया तो तजब्जुब में था कि अंदर जाया नहीं कि इतने में आरफा बेगम ने उसे आवाज़ दे डाली और वो उन्हीं कदमों पर वापस लौट गया। कल से वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। डर था कि कहीं उससे सामना न हो जाए। वो फिर क्या जवाब देगी उसके शिकवों का कि वो थोड़ा सा भी इंतज़ार न कर सकी। लेकिन शिकवा तो मुझे करना चाहिए, आखिर वो मुझे छोड़कर गया ही क्यों था। लोग तो मोहब्बत में कितनी अजियतें बर्दाश्त करते हैं, कितनी तकलीफ़ें सहते हैं, और वो तो दुम दबाकर भाग गया। आखिर क्यों? और अब मेरे जनाजे को कंधा देने आन पहुँचा है। वो सारे इल्ज़ाम उसके सर डालकर दिल को मुतमईन कर रही थी, मगर दिल चीखा था। तो फिर इस वक्त तुमने क्यों नहीं उसे रोका? अगर तुम उसे रोक लेती तो शायद वो रुक जाता। अगर हिम्मत नहीं थी तो फिर मोहब्बत क्यों की? बोलो, जवाब दो। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। कभी उसे इल्ज़ाम देती और कभी खुद को कसूरवार ठहराती। अचानक उसे अपने दरवाजे पर आहट सुनाई दी और ये आहट, ये खुशबू उसके दिल को धड़काती थी, उसकी सांसों को महकाती थी, हर पल उसके साथ रहती थी। फिर वो उसे कैसे न पहचान पाती? पता नहीं कैसा राब्ता कुदरत ने उनके दिलों के दरमियान रखा था। उसकी सांसें रुकने लगी तो वो लम्हा आ ही गया था जब वो दोनों कटहरे में खड़े होते, और ये लम्हा कभी तो आना ही था। हमजा, फूफो की आवाज़ आई और वो आहट दूर हो गई और उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई। लेकिन कब तक ऐसा चल सकता था? सबको गिफ्ट्स देकर अब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। 2 पैकेट उसके करीब धरे हुए थे। कदम कदम पर बिखरने और टूटने की अजियत कैसी होती है उसे अंदाज़ा हो रहा था। इतने में आरफा बेगम अंदर दाखिल हुई। हमजा, क्या बात है बेटा, इस तरह अकेले क्यों बैठे हुए हो? आरफा बेगम के हाथ में दूध का गिलास था। बस ऐसे ही। वो बेड पर नीम दराज हो गया और सर आरफा की गोद में रख लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सर में उंगलियां चलाने लगी। ये क्या है? उनकी नज़र उन पैकेटों पर पड़ी थी। वो उठकर बैठ गया। एक नम सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। ये मैं रानिया के लिए लाया था। आरफा बेगम ने उसके अल्फाज पर गौर नहीं किया। उसने था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उसने दोनों पैकेट उनकी तरफ बढ़ाए। वो खोल कर देखने लगी। एक में खूबसूरत सा सूट था और दूसरा एक ज्वेलरी का डब्बा था। जब वो उसे खोलने लगी तो हमजा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आखिर वो कैसे दम तोड़ती मोहब्बत की वाहिद निशानी को देखता। वाइट गोल्ड का खूबसूरत नन्हे नन्हे हीरो से मुज़य्यन वो नाजुक सा ब्रेसलेट ख़रीदते वक्त उसकी आंखों में कितना खूबसूरत और दिल फ़रेब ख्वाब सजाता। उसकी दुल्हन बनी हुई रानिया, उसकी ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश, अब इस ख्वाब की नोकीली गिरचियाँ उसकी आंखों को लहूलुहान कर रही थी। ऐसा है कि आरफा बेगम ने एक नज़र उसे देखा। कितना नरहाल था वो। ये सूट तो मैं रानिया को दे देती हूँ, मगर ये ज्वेलरी वगैरह मुनासिब नहीं लगता। ये तुम अपने दुल्हन के लिए रख लो। वो अपनी बात मुकम्मल करके सूट लेकर चली गई और हमजा की शिकवा कुना नज़रों ने दूर तक उनका पीछा किया। बाहर से ढोलक की आवाज़ आ रही थी। लड़कियां ज़ोरों शोर से गीत गा रही थी। उसने दूसरा पैकेट उठाकर दराज में डाल दिया। अभी वो पलटा ही था कि वलीद और हारिस ऐसे अंदर दाखिल हुए जैसे किसी ने उन्हें बाहर से धक्का दिया हो। कसम से यार, तू बहुत बोर हो गया, बिल्कुल ही अमरीकी बन गया। बाहर चल, ज़रा देख कितना मज़ा आ रहा है। वो लड़कियों की टीम को हम दोनों ने अकेले ही हरा दिया है। ओहो, क्या मुसीबत है, इतने बड़े हो गए हो और अभी तक बच्चों वाली हरकतें करते हो। उस पर कुछ देर पहले वाली कैफियत का असर अभी भी बाकी था, इसलिए लहजा भी काफ़ी बेजार सा था। हमजा, खुदा का खौफ करो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तूने मुझे इतना बड़ा बना दिया, शर्म तो नहीं आती? हारिस जल्दी से बोला। उसका शादी करने का शौक़ जूं का तू था, तो कर लेनी थी ना। ऐसे ही कर लेनी थी। अब्बा जी का फरमान है कि पहले बड़े भाई की होगी, फिर हमारी बारी आएगी, लिहाजा अब हमें मज़ीद ना तरसाना।
वलीद बुरे बुरे मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा अब चलो बाहर। वो देखो ज़रा कैसे गले फाड़ फाड़ कर चीख रही हैं। वो तीनों के पीछे बाहर आ गए। मोहल्ले की लड़कियां हमजा को देखकर न जाने क्या सरगोशियां करने लगी थी। लो पहले 2 बेईमान कम थे, तीसरे को भी हिस्सा बटाने को बुला लिया। आयशा नाक चिढ़ाकर बोली थी, ए खबरदार, जो हमें बेईमान कहा तो। वलीद ने उसे आंखें दिखाई। अच्छा तो वो जो गाने आप सब लोग गाते रहें, ज़रा उनके सिंगर्स और शायरों के नाम तो बताइए। शायर का नाम है हारिस वाहिद और सिंगर का नाम है वलीद जाहिद। वो ढिठाई से हंस बोला, देखा देखा कितने बदतमीज़ हैं ये, खुद ही गाने बना लेते अपने पास से। आयशा को तो उसकी ढिठाई पर आग ही लग गई। ओहो छोड़ो ये बहस। अब हारिस ने उन्हें टोका, हमजा से गाना सुनते हैं। उसने एक नया शोशा छोड़ा तो सब उसके सर हो गए। भाई मैंने तो गाना छोड़ दिया, मेरा गला ख़राब है। उसने बहाने बनाए मगर किसी ने उसकी एक न चलने दी। पर आखिर उसने हार मान ही ली। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी आखिरी है। वो जानता था कि रानिया अंदर उसे सुन रही होगी और रानिया को भी मालूम था कि वो उसके लिए गा रहा है, लेकिन अब उनके दरमियान इतने फासले अब पैदा हो गए थे कि वो चाह कर भी उन्हें कम नहीं कर सकते थे। रात गए तक ये महफिल जारी रही थी। सिर्फ एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, उसने सोचा, कहीं ये बात फिर उम्र भर पछतावा बनकर डसती न रहे कि मैंने एक कोशिश भी नहीं की। इसी सोच के तहत उसने आरफा बेगम से झिझकते हुए बात की। पागल हो गए हो तुम? आरफा बेगम उसकी बात सुनकर भड़क उठी। गज़ब खुदा का, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल है और तुम एक नया शोशा छोड़ रहे हो। हद हो गया है मकानापन की। अम्मी प्लीज़ आप सिर्फ एक दफ़ा बात तो करें। वो उनके कदमों में बैठ गया। हमजा खुदा के लिए उस बच्ची पर रहम का, उसे तमाशा ना बनाओ। 3 साल तक उसने तुम्हारा इंतज़ार किया, बल्कि हम सब ने किया। अब उसकी खुशियों की राह में रुकावट ना बनो। अगर तुम इस वक्त जल्दबाजी का मुजाहरा ना करते तो फैसला तो तुम्हारे हक में ही था, मगर तुम्हारी जल्दबाजी ही तुम्हें ले डूबी। अब खुदा के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। उन्होंने हमजा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर इल्तिजा की तो थोड़ी देर के लिए वो भी लाजवाब हो गया। आप जो भी कहें, मैं एक दफ़ा मामू से ज़रूर बात करूँगा। वो कहे बगैर रह नहीं सका था और फिर कहकर बाहर निकल गया। आरफा बेगम उसे जाते हुए देखती रही, फिर दोबारा बेड पर बैठ गई। हाँ, अब उनके चेहरे पर थकन की जगह तमानियत भरी मुस्कुराहट ने ले ली थी। ओए होए, तेज़ गाम किधर जा रही है? वो बाहर निकलते हुए वलीद से टकराते टकराते बचा। ये बता, तूने अपनी शॉपिंग करनी है या नहीं? मैं और हारिस जा रहे हैं, तू भी चल। वो उसका हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में ले आया। शॉपिंग किस लिए? आरिफा बेगम चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। शादी की शॉपिंग, और किसकी? शादी पर क्या पहनेगा? इतने अरसे बाद तो हवेली में कोई शादी हो रही है। हानी आपी की शादी पर कपड़े खरीदे थे और अब रानिया की शादी पर खरीदूंगा और फिर कहीं अपनी शादी पर। उसकी हद दर्जा मुबालगा राय पर हमजा और आरिफा बेगम दोनों ही मुस्कुरा उठे। तुम चले जाओ उन लोगों के साथ, अच्छे से शलवार सूट ले आना। हर वक्त यही पैंट शर्ट पहनकर घूमते रहते हो। उन्होंने हमजा को देखा जो उस वक्त बिल्कुल भी उन दोनों के साथ जाने के लिए राज़ी नहीं लग रहा था। चलो ठीक है, चलते हैं फिर पहले बैंक जाकर उसने अच्छी खासी रकम निकलवाई। बारात के लिए शलवार सूट और वलीमे के लिए अच्छे से सूट ले लेते हैं। हारिस ने मशवरा दिया तो वलीद ने बैक व्यू मिरर से उसे घूरा। क्यों, तुम्हें दूल्हा बनना है? हाय, कोई बनाए तो मैं तो 1 मिनट ना लगाऊं। बेचारे का एक ही तो शौक़ था। फिर वलीद और हारिस ने खरीदारी करते हुए औरतों को भी मात दे दी। दुकानदारों से भाव ताव, कपड़े की क्वालिटी पर बहस, कपड़ों का रंग और डिज़ाइन इतनी बारीक बीनी से पसंद किया कि बलाखिर हमजा तंग आ गया। खुदा का खौफ करो यार, इतनी देर लगा रहे हो, मगर तुम लोगों की बहस ख़त्म ही होने को नहीं आ रही। वो तो कब का अपनी शॉपिंग ख़त्म कर चुका था। वो दरअसल दूल्हा के लिए भी लेने, तो इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे पसंद आएगा भी या नहीं। आखिरकार वलीद ने उसे अपनी उलझन बता दी और उसकी बात पर लम्हा भर के लिए हमजा चुप हो गया और जब वो बोला तो उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। तो उसे भी साथ ले आते ना यार, दरअसल वो अकेला है ना, मेरा मतलब है इकलौता, तो वहाँ सब काम उसे संभालने, इसलिए उसकी शॉपिंग हमें ही करनी है। वलीद ने वजाहत दी। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी का इतना अहम मौका है, थोड़ा सा तो टाइम निकालना चाहिए था उसे। यार उसकी भी अपनी मजबूरी है। वैसे वो लोग रहते कहाँ हैं, कभी देखा ही नहीं घर में। उसकी बात बीच में रह गई क्योंकि हारिस ने उनकी तवज्जो एक सूट की तरफ दिलाई थी। फिर वो दूल्हे के सूट के रंग पर बहस करने लगे। दोनों को अलग अलग रंग पसंद आए थे। यार हमजा, तू ही बता, इनमें से कौन सा कलर अच्छा है? मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही बहुत कॉमन कलर्स हैं, ये वाला कलर अच्छा है। उसने एक तीसरा सूट उठाया और वो दोनों ही बगैर किसी हिलो इज्जत के उसी कलर पर राज़ी हो गए। इसके बाद हमजा ने सारे घर वालों के लिए ख़रीदारी की। जिस वक्त वो लोग वापस आए रात हो रही थी। आज तो तुम तीनों ने औरतों को भी मात दे दी। आयशा ने दरवाज़ा खोला। गज़ब खुदा का, सुबह के गए हुए रात को वापस आ रहे हो? सच सच बताओ, कहीं पार्लर वालर तो नहीं गए हुए थे? उसने मशकूक नज़रों से उन्हें घूरा, मगर नहीं, शक्लें तो वैसी की वैसी हैं। मायूसी से सर हिलाकर वो फ़ौरन दरवाजे से हट गई। उफ खुदाया, एक और दिन ज़ाया हो गया। वो अभी अभी खाना खाकर अपने कमरे में आया था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ।
मुझे आज और अभी मामू से बात करनी चाहिए। पर एक दफ़ा फिर महफिल जम चुकी थी। वो चुपके से मामू के कमरे में चला आया। वो अपने कमरे में अकेले बैठे कोई हिसाब किताब कर रहे थे। मामू जान, आपसे एक बात करनी थी। अचानक ही उसकी अंदरूनी कैफियत ने पलटा खाया और सारी बातें गड़बड़ हो गई। हाँ कहो, क्या बात है? उन्होंने रजिस्टर एक तरफ रख दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बात करे, कहाँ से शुरू करे। जहन एक साफ स्लेट की मानिंद हो गया था। क्या बात है हमजा, कोई परेशानी है बेटा? अपना ये तो उनके एक एक हर्फ से टपक रही थी और एकदम उसे ख्याल आया कि उसे क्या बात करनी है। वो ये कुछ रकम थी। मैं इतने सारी अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहा। इस घर का बड़ा बेटा था, मगर मुझे इस बात का शऊर नहीं था। मेरा ख्याल है कि घर के बेटे ही ऐसे मौक़ों पर अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं। तो इसलिए ये मेरी तरफ से वो बात क्या करने आया था और कह क्या रहा था, उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। जाहिद साहब ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके हाथ से रकम ले ली, जो कि लाखों में थी। अगरचे इसकी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता भी नहीं, किसी बात पर भड़क कर फिर चले जाओ। वो हल्के से मुस्कुराए। ये एक अच्छी बात है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आखिरकार तुम इस घर को अपना घर समझ ही लिया है। वो हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा। तो उन्हें मालूम था सब कुछ? हैरान मत हो, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हमेशा बड़ों के फ़ैसले ही दुरुस्त हों। उनका हर रवैया जायज़ हो। मैं मानता हूँ कि हद से ज़्यादा सख्ती बच्चों की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करती है, और मेरे सख्त रवैये ने तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया था। नहीं मामू जी, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। बल्कि मैं तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि बाप से महरूम होकर भी मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। आप हर कदम पर मेरे साथ थे। अगरचे उस वक्त मुझे एहसास नहीं था, मगर ये 3 साल जो मैंने तन्हा गुजारे, इस अरसे में मुझे मालूम हुआ कि किस तरह आप, बल्कि आप सब लोगों ने मेरी रहनुमाई की, मेरी गलतियों को सुधारा। इसीलिए मेरे कदम कभी गलत राह पर नहीं पड़े। वो उनके पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। जाहिद साहब ने उसके कंधों से थाम कर खड़ा किया और गले से लगा लिया। यार, आइंदा अपने बूढ़े मामू को कभी छोड़कर मत जाना। तुम तो मेरे सबसे बड़े बेटे हो। नम आंखों से उसे देखते हुए मामू ने कहा, नहीं मामू जी, अब मैं आपको लोगों से दूर नहीं रह सकता। वो आहिस्ती से बोला और बाहर आ गया। वलीद ने उसे आवाज़ें दी, मगर वो अनसुनी करता हुआ अपने कमरे में आ गया। लाइट बंद करके जैसे वो अपने बेड पर बैठा, एक आंसू उसकी आंख से निकलकर बालों में गुम हो गया। आज मैंने तुम्हें खुद खो दिया रानिया, एक आखिरी मौका भी गंवा दिया, मगर मैं इस पर नादिम नहीं हूँ। अपनी ज़ात को कुर्बान करके मैं दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक जीना जल्द सीख लूँगा। बस थोड़ी सी हिम्मत दरकार है। ऐ अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। पहले वो हमेशा अपने लिए जिया था, लेकिन अब उसे दूसरों के लिए जीना था, अपनी माँ के लिए। उसने सोच लिया था कि एक घर छोड़कर जो मकान फ़रोख्त हो रहा है, रानिया की शादी से फ़रागत पाकर उसे ख़रीद लेगा। वो अपनी माँ को अपनी छाँव देना चाहता था। रानिया, खुदा के लिए कुछ खा लो, सुबह से भूखी बैठी हो। आयशा ने वैसी की वैसी पड़ी ट्रे को देखा जो वो आधा घंटा पहले रख कर गई थी। जर्द मायों के जोड़े में वो खुद भी जर्द हो रही थी। भूख नहीं है। उसने ट्रे मज़ीद पीछे धकेल दी। थोड़ा सा दूध ही पी लो, या चाय ले आऊँ? परसों तुम्हारा निकाह है। आयशा ने उसके सर पर एक और बम फोड़ा। तो क्या हमजा ने एक बार फिर कोशिश नहीं की? वो सोच कर रह गई। मेहंदी वाले दिन सुबह पहले निकाह होगा, फिर शाम को मेहंदी। आयशा नज़रें चुराए जल्दी जल्दी उसे बता रही थी, चाय ले आऊँ? वो ट्रे उठाकर खड़ी हुई तो रानिया ने आहिस्ता से सर हिला दिया। समझौता? उसे नहीं मालूम था कि समझौता क्या होता है, ज़िंदगी से समझौता कैसे किया जाता है, मगर अब उसे समझौते वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। हर चीज़ से समझौता करना था, हत्ता कि अपने दिल से भी। उसे समझाना था कि वो रानिया जाहिद से रानिया XYZ कुछ भी हो सकती है, मगर रानिया हमजा नहीं बन सकती। रात को लाइट जाने की वजह से इतना हब्स हो गया कि उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर आ गई। छत पर मौसम कदरे बेहतर था, मगर वहाँ पहले से कोई मौजूद था। उसे देखकर उस ह्योले में हरकत पैदा हुई। रानिया, वो तेज़ी से वापस मुड़ी थी। रुको रानिया, मेरी बात तो सुनो, रुको तो। वो उसकी तरफ लपका। वो मज़ीद पीछे हट गई। क्यों रुको? तुम रुके थे, मुझे बीच मंझधार में छोड़कर चले गए थे। क्या तुमने एक दफ़ा भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा? तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के ग़ुलाम हो, अपनी अना के हाथों में खिलौना हो तुम। हमजा, तुम इस काबिल ही नहीं कि। उसने हमेशा की तरह अपना जुमला अधूरा छोड़ा। तेज़ तेज़ बोलते उसका सांस फूल गया। कमज़ोरी और नकाहत की वजह से उसकी टांगें कांपने लगी, मगर वो फिर भी चुप नहीं हुई। और अब क्या लेने आए हो यहाँ? तमाशा देखने आए हो मेरी बेबसी का? चले जाओ हमजा, लौट जाओ अपनी दुनिया में, भूल जाओ हमें, और हमें भी भूलने दो, चैन से जीने दो हमें। वो भागते हुए वापस चली गई और हमजा वहीं खड़ा रह गया। गलत तो नहीं कहा था उसने। अगर उसने आना ही था तो वक्त पर आता। अब आने का क्या फ़ायदा? पूरी रात बारिश होती रही और वो पूरी रात बारिश में भीगता रहा। क्या हुआ है रानिया? जैसे ही लाइट आई, आयशा ने देखा कि वो बेआवाज़ रोए चली जा रही थी और न जाने कब से रो रही थी। आयशा का पूछना था कि वो फट पड़ी। आयशा, खुदा के लिए उससे कहो कि वो चला जाए, वापस चला जाए यहाँ जहाँ से आया था, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मुझे नफ़रत है उसकी सूरत से भी।
आयशा बेचारी उसे चुप करवाने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी, मगर वो किसी तरह काबू ही नहीं आ रही थी। आयशा और राबिया में नज़रों का मायने खेज तबादला हुआ। फिर आयशा गला खनखार कर बोली, अगर वो चला गया तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? क्यों, उसने क्या निकाह पढ़ाना है? वो जलकर बोली थी। नहीं, तुमने निकाह पढ़वाना है? उसके रोने धोने को एकदम ब्रेक लगा था। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर दूल्हा ही मौजूद ना होगा तो शादी कैसे होगी? ये कहते हुए वो दोनों रानिया से ज़रा दूर खिसक गए। एक लम्हा लगा उसे बात समझने में, और फिर उसने तकिया उठाकर उन दोनों की पिटाई शुरू कर दी। कमीनियों, गधियों, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिन तुम लोग मेरा तमाशा देखती रही हो। वो बराबर उनकी पिटाई कर रही थी। चेहरे पर हंसी भी थी और आंखों में आंसू भी, मगर इन आंसुओं की नोहियत पहले वाले आंसुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यार, हमें खुद भी चंद दिन पहले पता चला था, फिर वलीद ने भी बताने से मना किया हुआ था सबको। आयशा ने अपना बचाव करते हुए बताया, और मैं उस बेचारे को खामखा इतना कुछ सुना कर आई हूँ। वो थक कर बैठ गई। किस बेचारे को? राबिया ने पूछा। हमजा को। और किसको? ऊपर छत पर था। वो मुँह बनाकर बोली। अच्छा। आयशा ने अच्छा को खासा लंबा किया। इसीलिए आंसू बहा रही थी, और मैं सोच रही थी कि न जाने ये अचानक आमद कहाँ से हुई है। और लड़की ज़रा तमीज़ सीखो। अब ये तो तांका तू तकार छोड़ दो, वो तुम्हारे होने वाले मजाजी खुदा हैं। आखिर में आयशा ने दादो वाला जुमला अपना लिया। होने वाला है ना, हुआ तो नहीं? वो मज़े से बोली। उसके अंदर बाहर का मौसम खुशगवार हो गया था। बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी। आज उस सावन ने उसे उसकी खुशियाँ लौटा दी थी। हमजा बेटे उठो, देखो ज़रा दिन चढ़ आया है और तुम अभी तक सो रहे हो। आरफा बेगम नाश्ते की ट्रे उठाए हुए अंदर आई। बस अम्मी अभी उठ ही रहा था। वो बामुश्किल उठकर बैठा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? वो जल्दी से उसके करीब आई। जी, वो बस रात को देर से सोया था, इसलिए उठा नहीं जा रहा था। उसने टांगे समेटकर उनके लिए बेड पर जगह बनाई, मगर वो शायद जल्दी में थी। नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। वो बाहर चली गई तो हमजा ने ट्रे उठाकर साइड टेबल पर रख दी। इस वक्त उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों भाई, आज बाहर आने का मूड नहीं है, या तुम भी माइयों बैठ गए हो? थोड़ी देर बाद वलीद उसे बुलाने आ गया। बस यार, तबीयत कुछ सेट नहीं। वो फिर से लेट गया। क्यों, क्या हुआ है तबीयत को? उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। कल रात बारिश में नहाया था, शायद इसलिए बदन में खिंचाव सा महसूस हो रहा है। उसने बाजू आंखों के रखते हुए कहा। तो वलीद को थोड़ी तशवीश हुई। किसने कहा था बारिश में नहाने को? वो उसके करीब आया तो नज़र ट्रे पर पड़ी। और तुमने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। बस नहीं, दिल चाह रहा तो नहीं चाह रहा, अब ज़बरदस्ती तो खाने से रहा। उसने आंखों से बाजू हटाकर दरश्ती से कहा। अगर मैं तो ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। जल्दी से नाश्ता करो और बाहर आओ, बहुत काम पड़े। और वो वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा, मगर वो फिर फ़ौरन उसका बाजू छोड़कर अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। अरे, तुम्हें तो इतना तेज़ बुखार है? फिर ये खबर पूरी हवेली में तेज़ी से फैली। सारे अफराद उसके गिर्द जमा हो गए। ओहो भाई, ज़रा सा बुखार है, उतर जाएगा। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। बुखार में वो हमेशा ही चिड़चिड़ा और बदलिहाज हो जाता था। अच्छा, अगर ये ज़रा सा बुखार है तो तेज़ बुखार कैसा होता है? अब चुप करके लेटे रहो, खबरदार कोई लफ्ज़ ज़बान से निकाला। हानिया आपी ने उसे अच्छा खासा डपट दिया। चलो भाई, यहाँ झमकना ना लगाओ, बाहर निकलो सब, उसे आराम करने दो। शायद मामू ने सबको बाहर निकलने का हुक्म दिया तो आहिस्ता आहिस्ता कमरा खाली होने लगा। जब सब लोग चले गए तो वो बामुश्किल उठा, दरवाज़ा बंद किया और चकराते हुए सर के साथ अलमारी से अपना बैग निकाला और अपने कपड़े और दीगर अशिया उसमें ठूसने लगा। कल उसकी फ़्लाइट थी कराची की, और फिर वहाँ से अमेरिका। उसने वलीद से कह दिया था कि वो कल उसे फजर से पहले जगा दे, ताकि जब सब लोग नमाज़ पढ़ने जाएं तो वो यहाँ से निकल जाए। वो एक दफ़ा फिर उन लोगों को छोड़ने वाला था, मगर हमेशा के लिए नहीं। उसका इरादा था कि वो कुछ महीनों बाद लौट आएगा, या फिर अपनी अम्मी को अपने पास बुला लेगा। और ऐसा सोचते वक्त वो भूल गया था कि उसने जाहिद साहब से कहा था कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने तेज़ी से उठने की कोशिश की, मगर पूरे जिस्म में दर्द की एक तेज़ लहर उठी, जिसने उसे दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया। आज उसने जाना था, मगर वो लेट हो चुका था। ये तो तय था कि उसने यहाँ से जाना ज़रूर था। आखिर वो रानिया को अपनी आंखों के सामने किसी और के संग विदा होते हुए कैसे देख सकता था? बुखार तो शायद उतर गया था, मगर कमज़ोरी और नकाहत बहुत थी। तुम जाग गए हो? वली ने उसके कमरे में झांक कर पूछा। वो अंदर आ गया। अब तबीयत कैसी है? उसने उसका हाथ थाम कर बुखार चेक किया। ठीक ही है, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। दैट्स गुड। सुबह से कितने चक्कर लगा चुका हूँ तुम्हारे कमरे के। फजर के वक्त भी जगाने आया था तुम्हें, मगर तुम इतनी गहरी नींद सोए हुए थे, और फिर पुप्पो ने भी मना कर दिया। वैसे इतनी सुबह सुबह तुमने कौन से काम के लिए जाना था, और वो भी इस हालत में? बस था एक काम, वो बेजारी से बोला। अच्छा, 11 बजे तैयार हो जाना, मस्जिद जाना है। मैंने अब्बू से कहा भी था कि घर पर ही निकाह कर लेते, मगर अब्बू को मस्जिद में ज़्यादा मुनासिब लग रहा था। अब एक दफ़ा फिर सुन लो, 11 बजे रेडी रहना। वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। यार, मैं तो नहीं जा सकूँगा, मेरी तबीयत तो देख ही रहे हो तुम, और वैसे भी मेरा जाना कोई ज़रूरी तो नहीं।
वो आखिरी जुमला बहुत आहिस्ती से बोला था, जिसे सुनकर वलीद के होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट उभर आई। अरे जाना तो फिर भी पड़ेगा, अब तो बुखार तकरीबन उतर चुका है तुम्हारा, और अगर ना भी उतरता तो तुम्हें उठाकर ले जाना तो नो प्रॉब्लम। मगर यार, वो किसी भी सूरत निकाह में शरीक नहीं होना चाहता था। नो अगर मगर, 11 बजे तैयार हो जाना। आखिर इतनी शॉपिंग किस लिए की थी? अब सो ना जाना, नाश्ता करो, दवा लो और 11 बजे भागते हुए नजर आओ, समझे? मैं पुप्पो को बताता हूँ कि उनका लाडला जाग गया, उसे फीडर दे दे। वो कहता वो बाहर निकल गया। जाने किस्मत उसका साथ क्यों नहीं दे रही थी, उसने कड़कर सोचा। अरे तू अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ है? हारिस और वलीद दोनों तैयार होकर उसके कमरे में आए तो वो उसी तरह बैठा था। उन्होंने अपना अपना सर पीट लिया। तो और क्या करूं? उसने चिढ़कर पूछा। डांस। हारिस ने फट मशवरा दे दिया। मेरी जगह तुम कर लो, अपनी बारी पर मैं भी कर लूँगा। उसने बात फैलाई। ओहो, तुम लोग आपस में शुरू हो जाओ, अब जल्दी करो, इससे पहले कि अब्बू जी फिर से डंडा लेकर आ जाए। वलीद ने कहते हुए उसकी अलमारी से कपड़े निकाले जो जाहिद साहब ने बतौर ख़ास उसे दिलवाए थे निकाह के दिन पहनने के लिए। सफ़ेद कॉटन का शलवार सूट जिसके कॉलर पर सिल्वर और हाफ वाइट कढ़ाई की हुई थी। चलो शाबाश, उठो और 5 मिनट में फ़्रेश होकर आओ। वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और कपड़े उसके हाथ में थमाए। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। मगर वो भी अपने नाम के एक ही थे। नहीं, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। निकलो मस्जिद के लिए और पहुँचे हो दुबई में। हारिस ने कहा तो वो बेख्तियार नज़र चुरा गया। अब उसे मजबूरन वाशरूम का रुख करना ही पड़ा। 10 मिनट बाद वो निकला तो उन्हें वहीं जमा हुआ देखकर एक गहरी सांस लेकर रह गया। नहाने से तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी तो चेहरे के जाविये भी ज़रा दुरुस्त हो गए। उसे देखकर वो दोनों इकट्ठे मुस्कुराए। क्यों, मैं कोई कार्टून लग रहा हूँ? आईने से उन्हें घूरते हुए उसने पूछा। तुम्हें किसने बताया? वलीद मायने खेज अंदाज में बोला तो हमजा ने उसे एक्स्ट्रा घुरी से नवाजा। जब वो बाल बना चुका तो वलीद ने उठकर खुद उस पर परफ्यूम स्प्रे किया। ओहो बस करो, सारा आज ही ख़त्म करना है। उसने वलीद के हाथ से परफ्यूम ले लिया। अरे भाई, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? आरफा बेगम तेज़ी से अंदर आई। उनके पीछे नानो, तीनों ममानियाँ, आयशा और राबिया भी थी। 3 दफ़ा तुम्हारे मामू अदील को भेज चुके हैं तुम लोगों को बुलाने के लिए। बस रेडी हूँ, उसे बेदिली से कहा। आरफा बेगम ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। एक दिन के बुखार से उसकी शक्ल उतर सी गई थी, फिर शेप भी 2-3 दिन से नहीं बनाई थी। शलवार सूट में उसका दराज कद और भी दराज लग रहा था। दिल तो कर रहा है तुझे बुर्का उड़ा कर ले जाऊँ, ऐसे ही 2-3 रास्ते में लड़क गई तो मुसीबत हो जाएगी। वली ने उसके कान में सरगोशी की तो हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। आज तो मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आरफा बेगम आगे पड़ी। 1000 का नोट उस पर से वारा। नानों ने माथा चूमकर दुआएं दी। ममानियों ने भी बारी बारी प्यार किया। आयशा और राबिया अलग चहक रही थी और ये सब उसे उदास कर रहा था। काश, भाई तुम लोगों ने आना है या नहीं? जल्दी करो, भाई साहब बुला रहे हैं। शाहिद मामू भी अभी तक घर में थे। उन्होंने कमरे में झांक कर कहा तो वो तीनों तेज़ी से आगे पीछे बाहर निकले। वलीद ने हमजा का हाथ पकड़ा हुआ था। 3 साल पहले जो मंज़र उसने उस खिड़की में खड़े होकर देखा था, आज भी तकरीबन वैसा ही मंज़र था। तब हमजा उससे दूर जा रहा था और न जाने कितने अरसे के लिए, ये वो नहीं जानती थी। उस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से तर था। आज भी वो उसे उसी खिड़की में खड़े होकर जाते हुए देख रही थी। वलीद तकरीबन उसे खींच रहा था, उन लोगों को उसकी तरफ पूछती। आज आंसुओं की जगह उसके चेहरे पर धीमी धीमी मुस्कान सजी हुई थी और दिल तो खुशी से झूम रहा था। आज उसका नाम हमजा से जुड़ जाएगा, ये एहसास ही उसे गुदगुदाने लगता। ओए होए, आयशा ने अचानक आकर उसे डरा दिया। चुपके चुपके मुस्कुराया जा रहा था। बेशरम, आज तुम्हारा निकाह है, कुछ रोने धोने का सेशन ही कर लो। वो तो एडवांस में ही कर लिया था। वो निचला होंठ दांतों में दबाए, आंखों में शरारती सी चमक लिए हुए बोली। अच्छा, आराम से बैठ जाओ, अभी सारे मेहमान अंदर आ जाएंगे और दुल्हन साहिबा मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करेगी। पता नहीं क्यों आजकल आयशा में लगता था जैसे दादों की रूह घुस गई हो। हर वक्त नसीहतें। अभी भी वो उसे नसीहत करके बाहर निकली तो वो आईने के सामने खड़ी हो गई। कितने दिनों बाद उसने अपनी शक्ल देखी थी। पता नहीं रूप आना किसे कहते हैं और रूप कैसे आता था, मगर इस वक्त उसे अपना आप बहुत प्यारा लग रहा था कि क्रीम लगाकर उसने आंखों में काजल लगा लिया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई और कानों में टॉप्स डालकर उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई। फिर लम्हों में ही उसका कमरा मेहमानों से भर गया था। लड़के वाले कब तक पहुंचेंगे? वो तीनों शाहिद मामू के पीछे चल रहे थे। मस्जिद उनके घर से 15 मिनट के फासले पर थी। रास्ते में ही है शायद, वलीद बोला तो हारिस ने सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। तुमने फ़ोन किया था? उसने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है। वलीद ने उसके सवालों से बचने के लिए कदमों को तेज़ कर दिया और थोड़ी देर के लिए वो भी चुप हो गया। लड़के का क्या नाम है?
उसने एक और सवाल किया। पता नहीं वो ये सब क्यों पूछ रहा था। उसके दिल को कोई बात खटक रही थी, बल्कि कहीं बातें। ओहो भाई, वो सामने मस्जिद, अभी मालूम कर लेना लड़के का हदोदार बा। काफ़ी सारे लोग बाहर ही खड़े थे। जाहिद मामू, वाहिद मामू, मुदस्सिर के वालिद और ख़ुद मुदस्सिर भी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। सब लोग उससे गले लगाकर मिले और फिर सब अंदर चले आए और उसे मज़ीद हैरत में डाल दिया कि आखिर लड़के वालों का इस्तकबाल कौन करेगा। फिर वाहिद मामू और शाहिद मामू दुल्हन के दस्तखत लेने चले गए। हमज़ा, यहाँ आगे आ जाओ। मुदस्सिर के वालिद ने उसके लिए मौलवी साहब के साथ जगह बनाई। वो चुपचाप उठा और वहाँ पर बैठ गया। मुदस्सिर खुद तो एक झलक दिखाकर गायब हो गया था। उसे उसकी छठी हिस्स किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। वो लोग रानिया के दस्तखत करवा कर ले आए थे। यार क्या बात है, अभी तक लड़के वाले नहीं पहुँचे। उसने साथ बैठे वलीद के कान में सरगोशी की। तो ये बता तुझे बीए में फर्स्ट पोजीशन किस उल्लू के पट्टे ने दी थी? आगे से नहायत ही उल्ट सवाल पूछा गया। क्या मतलब? वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। बरखुरदार थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। मौलवी साहब ने शाइस्तगी से टोका। हमज़ा हुसैन वल्द हुसैन अहमद, आपको रानिया जाहिद वल्द जाहिद महमूद बाहवज़ हक महर। वो आंखें फाड़े कभी तीनों मामुओं को देखता, कभी हारिस और वलीद को, मगर उनमें से कोई भी उसकी तरफ नहीं मतवज्जे था। वो लोग नहायत नमाक से मौलवी की तकरीर सुन रहे थे। बोलिए बरखुरदार, बरखुरदार बोलिए, दिलो जान से कबूल है। वलीद उसे ठहोका देते हुए बुड़बड़ाया तो वो एकदम से होश में आया। उससे लगा जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रहा है। जी कबूल है। उसका दिल चाह रहा था कि मौलवी साहब का मुंह चूम ले। दस्तखत करके उसने नज़र उठाई तो जाहिद मामू की मुस्कुराती हुई निगाहें उसी पर थी, जैसे कह रहे हो, क्यों बच्चे कैसा रहा? निकाह के बाद मौलवी साहब ने दुआ की और फिर उसने उठकर सबको सलाम किया। मस्जिद में बैठे तमाम लोगों ने जवाब दिया और फिर फर्दन फर्दन उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी और फूलों के हार डाले। जाहिद मामू ने जैसे उसे गले से लगाया तो वो उनके कान में बोला, थैंक यू सो मच मामू। बस करो लड़के, मेरी बुरी हड्डियों पर रहम खाओ। जोश में आकर उसने उन्हें कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से भींच डाला था। खुश रहो। उन्होंने उसे दुआ दी। रानिया को खुश रखने की ताकीद इसलिए नहीं की कि मुझे मालूम है ये काम तुम बिना कहे ही करोगे। उन्होंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो वो झिम गया। आखिर मुझ तीनों चेहरों पर शरीर मुस्कुराहट लिए आए थे। हाँ जी, तो दुल्हा साहब, आपने लड़के का नाम वगैरह मालूम कर लिया? सबसे पहले वलीद उसके गले लगा था। तू बाहर चल, फिर बताऊंगा। उसने दांत पीस कर जवाब दिया तो वो हंसते हुए पीछे हट गया। इसके बाद हारिस दांत निकलते हुए आगे बढ़ा। तेरे दांत क्यों बाहर निकल रहे हैं? तेरे बाद मेरी बारी जो आने वाली है। चलो जी, इसकी खुशी की वजह ही निराली थी। हाँ तो तू था ही घर का भेदी? उसने मुदस्सिर को कान से पकड़कर पूछा। जी हजरत, लेकिन कभी गरूर नहीं किया। उसने आजिज़ी से कहा। तूने तो 2 माह बाद आना था। वो उसे गले लगाए लगाए सवाल जवाब कर रहा था। स्पेशल और अर्जेंट बुलावे पर आया हूँ। उसने वलीद की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो सब लोग घर की तरफ रवाना हो गए। अब वो चारों आगे आगे थे। हमज़ा के कहने के बावजूद उन लोगों ने उसे गले से हार नहीं उतारने दिए थे। जब हानिया आपी से तेरी अमेरिका में मौजूदगी के बारे में मालूम हुआ तो हम सब जी भर के हैरान हुए थे, लेकिन मेरा सबसे पहला शक मुदस्सिर की तरफ ही गया। फिर मैंने मुदस्सिर का नंबर लिया और उससे तेरे बारे में पूछा और इस भले बंदे ने भी बगैर किसी हिलो हज्जत के फ़ौरन तेरा पता बता दिया। वलीद अब उससे सारी प्लानिंग बता रहा था। फिर हमने तेरी मंगनी की रानिया के साथ। पुप्पो ने अपने सारे अरमान पूरे किए। कपड़े, अंगूठी, ज्वेलरी सब कुछ लाई। फिर मैंने मंगनी की तस्वीरें मुदस्सिर को भेज दी। फिर जो हुआ इसके बारे में तो तुम्हें मालूम हो चुका है। तेरे आने के बारे में मुदस्सिर से हमें पहले ही मालूम हो चुका था, इसलिए हमने सोचा कि इस बेनथ बैल को काबू करने के लिए इसे बताए बगैर शादी की डेट फिक्स कर दे। मगर थोड़ी सी सज़ा तो तुझे भी देना थी। सुबह सुबह जो इसे VIP प्रोटोकॉल दिया गया था, इसकी वजह इसे अब समझ आ रही थी। खुदा के लिए अब तो ये उतार दे दो, मेरा दम घुट रहा है, ऊपर से ये बुखार। उसकी आंखें फिर से सुर्ख होने लगी थी। उसने हार उतारने की एक और कोशिश की, लेकिन वलीद ने मना कर दिया। यार अब घर आ ही गया, थोड़ी देर दुल्हा बने रहो। आखिर पुप्पो भी देखे कि उनका बेटा दुल्हा बनकर कितना चुग्ध लग रहा था। उसकी बात पर हारिस और मुदस्सिर कहका लगा कर हंसे थे। हवेली करीब आ गई थी। गेट के अंदर दाखिल होने से पहले वो झिझका, मगर वलीद ने उसका हाथ पकड़कर हौसला दिया तो उसने अंदर कदम रखा और अंदर का तो मंजर ही बदला हुआ था। गेट के दोनों तरफ में लड़कियां कतार बनाए फूलों की प्लेटें उठाए खड़ी थी, जो उसके अंदर दाखिल होते उस पर निछावर करने लगी थी। बरसात के मौसम में उसने फूलों की बारिश पहली दफ़ा देखी थी। पूरा रास्ता फूलों से भर गया था और उसके इख्तिताम पर आरफा बेगम नानो ममानिया मालाएं उठाए खड़ी थी। आयशा के हाथ में दूध का गिलास था। सब लोग उसकी खुशी में कितने खुश थे। सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कितना गलत सोचा था उसने उनके बारे में। अगर वो सुबह चला जाता तो फिर सारी ज़िंदगी पछताता रहता। 2 कदम था।
फासला, दो दिलों के दरमियान एक ही मिसरा उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। वाकई उनके दरमियान सिर्फ 2 कदम का ही फासला था जिसे वो बड़ी सहूलत से पाट सकता था, मगर उसकी जल्दबाजी की वजह से यह फासला 7 समंदर पर मोहित हो गया था। शायद उससे मोहब्बत करने वाले लोगों की दुआएं उसके काम आई थी कि वो ये फ़ासला पाटने में कामयाब हो गया था। वो उस वक्त मुदस्सिर के घर में था क्योंकि बारात यहीं से जानी थी। रात उसे ज़बरदस्ती यहाँ शिफ्ट किया गया था। बारातियों में छोटे मामू, ममानी और हारिस शामिल थे। अगरचे गाड़ी की ज़रूरत तो नहीं थी, मगर फिर भी गाड़ी मंगवाई गई और सजाई गई। बारात का इस्तकबाल शानदार तरीके से हुआ था। आयशा बदतमीज़ लड़की, दुपट्टा तो थोड़ा पीछे कर दो। हमजा के साथ बैठी हुई वो मुनमुनाई। चुप करके बैठो, आयशा ने उसे डपटा। हमजा अपनी ही पसंद किए हुए सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। आरिफा बेगम तो कई दफ़ा उसकी नज़र उतार चुकी थी। हमजा देख रहा था कि सारी शॉपिंग उसकी पसंद को मद्देनज़र रख कर की गई है। हत्ता कि रानिया के लहंगे का रंग भी उसकी पसंद का था। रुखसती के लिए फिर गाड़ी मंगवाई गई। रानिया को चादर ओढ़ा दी गई। हमजा को लगा अभी एक और सरप्राइज़ बाकी है। अब उसने हैरान होना छोड़ दिया था। लड़की, झूठ मूठ का रो लो, यानी मगरमच्छ के आंसू बहा लो, आयशा ने रानिया के कान में सरगोशी की, जो हमजा ने बासानी सुन ली। और फिर रानिया का जवाब, अब रोना नहीं आ रहा तो क्या करूं? उसकी बेबस सी आवाज़ पर हमजा को हंसी आ गई। गाड़ी को पूरे मोहल्ले का चक्कर लगवाया गया। लगता है दुल्हन को गाड़ी में झूले लेने का बहुत शौक है। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। गाड़ी अब रुक गई और उसे एक दफ़ा फिर हैरान होना पड़ा क्योंकि उनकी गाड़ी उसी घर के आगे रुकी थी जो वो ख़रीदना चाहता था। आरफा बेगम और राबिया ने रानिया को गाड़ी से उतारा और उसके साथ खड़ा कर दिया। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। वो ना समझी के आलम में उनकी तरफ देखने लगा। ये हमारा घर है और इन्हीं पैसों से ख़रीदा गया है जो तुमने जाहिद भाई को दिए थे। चलो अब आगे बढ़ो। वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए। पूरा रास्ता गुलाबों की पत्तियों से ढका हुआ था। सुर्ख रविश पर उन्होंने एक साथ कदम रखा। रस्मों के बाद रानिया को उसके नए कमरे में पहुंचा दिया गया, जो कि दोनों के लिए नया था। गुलाबों से ही सजा हुआ कमरा। रानिया के हवास जाते रहे, लेकिन जब हमजा कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सारी शर्म ज़रा परे करके ताक में रखी और सर उठाया। मगर भला हुआ आयशा का, जिसने पिन इस तरह दुपट्टे में लगाए थे कि अगर वो सर उठाती तो उसके बाल खिंच जाते और यकीनन हेयर स्टाइल पर भी असर होता। लिहाजा अब उसकी नज़रें हमजा के जूतों पर थी, लेकिन वो उसकी तरफ आने की बजाय सोफ़े पर बैठ गया। जूते उतारे और सोफ़े की पुछ से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। वो इंतज़ार ही करती रही कि अब वो उठेगा और उसे मुखातिब करे, मगर वो तो शायद उसे भूला हुआ था। फिर उसने पहली फुर्सत में वो खबीस पिन निकाल कर अपने सर को आगे पीछे जुम्बिश दी और बेड से नीचे उतरी। चूड़ियों की बजने पर भी वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। वो कुछ देर खड़ी उसे देखती रही। आखिर इतने अरसे बाद जो देख रही थी। नाराज़ हो? मेरा मतलब है कि मैं, हाथों को मसलते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोलती वो इतनी अच्छी लग रही थी कि हमजा का दिल चाहा कि हमजा देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो खुद ही नहीं मालूम था। उसे खदशा था कि हमजा इस वजह से नाराज़ ना हो कि उसे झूठी ईमेल करके यूँ बुलवाया। वो नीचे कारपेट पर बैठकर रट्टू तोते की तरह शुरू हो गई। ये देखे बगैर कि हमजा मोहब्बतों का एक जहां आंखों में बसाए उसे देख रहा है। ये सब तो वलीद का प्लान था। मुझे तो खुद उस दिन पता चला था जिस दिन छत पर आपने, यकीन करें उन सब ने मुझे भी नहीं बताया था। ये सब लोग हम दोनों से मजाक करना चाह रहे थे, मगर आयशा ने उस दिन मुझे बताकर मुझ पर बड़ा एहसान किया, वरना उस दिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि शायद मैं। हमजा बड़े आराम से उठा और दराज में कुछ तलाश करने लगा। कल रात ही उसका सामान यहाँ शिफ्ट किया गया था जब वो मुदस्सिर के घर में था। उस कमरे से रानिया के जहेज़ का फर्नीचर था। बाकी घर को आरफा बेगम ने खुद सजाया था, यानी अपने ज़ाती अकाउंट जो फैक्ट्री में उनके शेयर्स की आमदनी पर मुश्तमिल था, उसमें से खर्च करके घर के लिए चीज़ें खरीदी थी। फिर वो अलमारी की तरफ आ गया और वहाँ पर तलाशी लेने लगा। रानिया भी उठी और उसके पीछे जा खड़ी हुई। ये देख रही हो? वो मुड़ा तो वो एक कदम दो कदम पीछे हटी और उसकी इस हरकत पर हमजा ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी। उसके हाथ में टिकट था। टिकट? हाँ, मेरी वापसी का टिकट। रानिया के सर पर जैसे छत आन गिरी। ज़मीन व आसमान घूम गए। तो क्या तुम वापस चले जाओगे? गुस्से में वो आप जनाब भूल गई। याद रहे, मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि अगर किसी ने तुमसे मजाक किया तो तुमने कहा था मजाक बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, और अब खुद भाग रहे हो। क्यों? अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? लेकिन तुमसे तो ये कहना ही फजूल है। तुमने तो ज़िंदगी कोई मजाक समझा हुआ है। तुमसे क्या उम्मीद रखे? वो पढ़कर बेड पर बैठ गई और अपनी चूड़ियाँ गुस्से से उतारने लगी। रानी, एक बात कहूँ? अब वो बेड से टेक लगाकर बैठ गया, मगर वो अपने काम में मशगूल रही। इधर देखो। उसने झटका देकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। क्या बदतमीज़ी है? उसकी सारी चूड़ियाँ जो नीचे गिर गई थी। पहले ये देखो। उसने उसकी आंखों के सामने करके टिकट फाड़ दिया और टुकड़े दराज में डाल दिए। ये, वो चूड़ियों को भूलकर उसे देखने लगी।
मैं ये कह रहा था कि बोलने से पहले सोच तो लिया करो ताकि अगले बंदे को कम से कम तकलीफ़ तो ना हो। उस दिन तुमने कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वो तो मैंने। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई तो हमज़ा ने अपना माथा पीट लिया। ओहो, एक तो तुम बात बात पर आंसू बहाना शुरू कर देती हो। मैं कह रहा था कि ये मैंने उसी दिन करवाई थी। मुझे मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए। और ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी आँख ही नहीं खुली उस दिन, वरना हम सब आज पछता रहे होते। वो आहिस्ता से बोला। 3 साल गुजर गए, मगर अब लगता है कि कभी हमारी ज़िंदगी में आई नहीं थी। वो उसके दोनों हाथ थामे कह रहा था और नज़रें 5 बरसों की प्यास बुझा रही थी। रानिया, जो इतनी देर से पटापट बोल रही थी, अब कंफ्यूज हो गई थी। निगाहें उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओह, मैं भूल गया, उसने सर पर हाथ मारकर कहा। फिर दराज से ज्वेलरी केस निकाला। ये मैं अमेरिका से लाया था, और आंखों ने जो ख्वाब देखा तो वो सच हो गया। मैंने सोचा था कि दुल्हन बनी हुई रानिया हमज़ा को पहनाऊंगा, और देख लो, अगर लगन सच्ची हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। ब्रेसलेट पहनाते हुए वो उसे बता रहा था, और वो सोच रही थी कि उस शख्स की मोहब्बत की इंतहा कहाँ तक है। वो मोहब्बत जो सिर्फ़ और सिर्फ रानिया के लिए थी। तो पहले नाराज़ क्यों थे? गुस्सा ख़त्म हुआ तो इखलाक और आदाब भी वापस आ गए, और उसके इस अंदाज़ पर हमज़ा हंस पड़ा। यार, ये आप जनाब मुझसे हज़म नहीं हो रहा। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मेरी रानिया बनकर। मोहब्बत से उसे देखते हुए उसने उसे टोका। और मैं नाराज़ नहीं था, बल्कि पछता रहा था। वो मुंह बनाकर बोला। क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि अगर 3 साल पहले मैं न जाता तो। वो जानबूझकर रुक गया। तो वो पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। तो यार, हमारे कम से कम 3 बच्चे तो ज़रूर होते। ये कहकर उसने फ़ौरन अपनी जगह छोड़ दी थी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि। उसने हमेशा की तरह जुमला अधूरा छोड़ना चाहा, तो हमज़ा ने उसे कंधों से थाम कर अनोखी फरमाइश की। आज तो पूरा जुमला बोल दो। एक नज़र उसने हमज़ा के चेहरे पर डाली। तुम इस काबिल नहीं कि तुमसे मोहब्बत की जाए, मगर मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तेज़ी से कहकर उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आई लव यू टू, आई लव यू सो मच। आखिर उसने भी इकरार कर लिया। मोहब्बतें कहीं छुपी नहीं होती कि उन्हें तलाश किया जाए, बल्कि ये तो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, ज़रा ज़रा फासले पर, मगर हमें इनका शऊर नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत का इजहार ज़बान से किया जाए। मोहब्बत का एक एहसास होता है, और इस एहसास का इदराक आपको हो जाए तो फिर जान लें, यही तो मोहब्बत है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, शायद 2 कदम के फासले पर कोई मोहब्बत आपकी मुंतज़िर हो और आपको इसका इदराक ना हो। तो ये था आज का नावल, और उसका सेकंड पार्ट। होपफुली कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और इसमें एक चीज़ कंफ्यूज कर रही थी कि कहीं पर 3 बर्स थे और कहीं पर 5 बर्स थे। मतलब गैप का पता नहीं चल रहा कि वो 3 साल के लिए गया था या वो 5 सालों के लिए गया था। लेकिन अक्सर इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती। पता नहीं अब ये प्रिंट की मिस्टेक थी, एडिटिंग की मिस्टेक थी, या राइटर ही कंफ्यूज थी। लेकिन बहुत अच्छा नावल लिखा हुआ था, बहुत मज़े की स्टोरी थी। तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।